स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वाले टॉपर नहीं बनते एग्जाम में, कि डरने वाले टॉपर नहीं बनते एग्जाम में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं 12th में और जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप फिजिक्स की क्लासेस लेकर आइए। तो देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरे फिजिक्स के 65 ऐसे टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इन्हीं टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो स्टूडेंट, आप अपना सिलेबस सबसे पहले जान लीजिए। हमें फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे फिजिक्स के चैप्टर वाइज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 टॉपिक आपको बताऊंगा। एक कॉपी ले लीजिएगा और इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़िएगा। भैया आपको फिजिक्स में 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 70 में 70 अगर लेकर आना है तो ये क्लास आपको जरूर देखना होगा। हर साल मैं ऐसा क्लास बच्चों को देता हूं, चाहे वो 2024 वाले रहे हों, चाहे 2025 वाले रहे हों। लाखों बच्चे इस वीडियो को देखते हैं और बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे फिजिक्स के आपके 65 टॉपिक, बस इतना पढ़ लो मेरे भाई। पूरे बुक का निचोड़ मैं लेकर आया हूं, पूरे बुक को एनालाइज करके ये 65 टॉपिक में लेकर आया हूं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देख लो भैया, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आए ही आए हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले उसको जानेंगे। पहले हम फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को जानेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ऐसे करके हम सारे चैप्टर के टॉपिक को आज समझने वाले हैं। पूरे 14 चैप्टर के टॉपिक को देखिए। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में, वो है कूलाम का नियम। किसी भी फिजिक्स के टीचर से आप जाकर पूछ लीजिए, चाहे उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं वो टीचर भी यही कहेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3, 4, 5 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं और मैंने एनालाइज किया है, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कूलाम का नियम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। और आप सभी को तो पता ही है भैया, कूलाम का नियम नाम सुनते ही दिमाग में ये आता है कि इसको पढ़ लो। आपके क्लास टीचर या कोचिंग के सर जब पढ़ाते होंगे फिजिक्स तो इस नियम को कहते होंगे पढ़ लेना भैया, एग्जाम में आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और इसमें डेरिवेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिजिक्स हमारा मेनली 4 चीजों से मिलकर बना होता है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और फॉर्मूला। ठीक है, इन चारों चीजों से ये मिलकर बना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। 5 नंबर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। तीसरा जो हमारा टॉपिक है ये भी डेरिवेशन है। जैसे अक्षीय स्थिति है वैसे निरक्षीय स्थिति होता है। देखो ध्यान से समझो, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 5 नंबर में ये भी बोर्ड एग्जाम में हमारे आता है। देखो इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक को रखा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके चैप्टर में और भी टॉपिक हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा उनको ना पढ़िए। आपको पूरे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको पढ़ना है। ये 65 जो स्पेशल टॉपिक हैं जिनको आप बिल्कुल मिस मत करना, वो मैं आज बता रहा हूं। पढ़ना आपको पूरे टॉपिक को है, सारे टॉपिक को
को अगर टॉपर बनना है, लेकिन इन टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद में इसी में हमारा है गॉसेस थ्योरम। अब गॉस का प्रमेय, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, गॉस का प्रमेय आप नहीं पढ़ रहे हैं भैया, तो क्या पढ़ा आपने। 5 नंबर में ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है, या 1-2 नंबर में भी ये आ जाता है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए, गॉस का नियम लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं, सेकंड पे चलेंगे तो मैं बता दूंगा कि हम सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। 5वां टॉपिक भी हमारा इसी चैप्टर से है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर में हमारे डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, देखो ध्यान से। 5वां, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा, गॉसेस थ्योरम पढ़ा, ये गॉसेस थ्योरम का अनुप्रयोग है, ठीक है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर टॉपिक को देख लीजिए, क्या है। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह भी हमारा इसी चैप्टर का टॉपिक है। तो टोटल 6 टॉपिक मैंने आपको बताए अपने फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। मतलब ये 6 टॉपिक आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। इनको अगर आपने अवॉइड किया तो आपका 3 से 4 नंबर 5 नंबर कट ही जाएगा। इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इतना ध्यान रखना। और मैं चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आप लोग सर्च करोगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लास भी हमारा मिल जाएगा। या आप टॉपिक वाइज सर्च कर लो कूलाम का नियम शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। या कोई भी डेरिवेशन सर्च करना है भैया, टॉपिक का नाम लिखो, पीछे शुभम लेक्चरर लगाओ, हाजिर है, ठीक है। तो क्यों कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो अब चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे मेरे भाई। सेकंड चैप्टर जो हमारा है ये स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है। यहां से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है 7 नंबर टॉपिक से। अब चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप वैद्युत विभव के बारे में पहले पढ़ लेना। उसके बाद इसमें भी डेरिवेशन है। देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, वैसे यहां पे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव होगा और निरक्षीय स्थिति पर भी विद्युत विभव वाला डेरिवेशन होगा। तो आपको दोनों चैप्टर में ये दोनों डेरिवेशन बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेने हैं, कोई ना कोई जरूर आता है, ठीक है। चलो 8वां टॉपिक, चालक की धारिता। धारिता मैंने बताया था C = होता है Q/V, ऐसे कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था। C है धारिता, Q है आवेश, V है आपका विभव, ठीक है। तो चालक की धारिता ये होती है, इसको भी पढ़ लेना। संधारित्र क्या होता है मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्र तथा संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं, ठीक है। चलो ऐसे चलते हैं अपने 10 नंबर टॉपिक पे। देखो, आज मैं आपको टॉपिक्स समझा रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। आगे आगे मैं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आप लोगों ने साथ दिया भैया तो मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा, टेंशन फ्री रहना। संधारित्रों का संयोजन, देखो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको आपको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना, ये टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है। इसी में 2 डेरिवेशन है जो शायद मैंने नहीं लिखा है, आप लोग सुन लीजिए, उसको भी लिख लीजिएगा कॉपी में। एक डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये डेरिवेशन आप लोग दूसरे चैप्टर में कर लेना, 11 नंबर टॉपिक लिखकर इसको लिख लेना, ठीक है। और एक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये डेरिवेशन आप सेकंड चैप्टर से ये भी प्रिपेयर कर लेना। आ चुके हैं अपने थर्ड चैप्टर पे मेरे भाई। थर्ड चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा चैप्टर में आप विद्युत धारा को पढ़ रहे हैं और आप विद्युत धारा को ही ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तो विद्युत धारा क्या होता है, I = Q/T, कुछ ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। Q = IT होता है तो I = Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं।
चीजों को, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ना, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, तो आप बहुत आसानी से फिजिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे चैप्टर से ये इंटर कनेक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमारा अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, वैसे सेकंड चैप्टर में अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव है, और लगभग थोड़ा थोड़ा प्रोसेस सेम है। तो अगर आप चैप्टर वाइज फिजिक्स को पढ़ेंगे आपको आसान लगेगा। अब आप सोचें आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट थर्ड पे चले गए, फोर्थ पे चले गए, तो भैया फिजिक्स उतना ही लेंदी होता चला जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पढ़ने का वो होना चाहिए। अगर आप चाहें तो 65 टॉपिक में आपको बता रहा हूं ना, एक दिन में आप 3 टॉपिक अगर या 5 टॉपिक पढ़े ना तो 13 दिन लगेंगे, सोचो, ठीक है, आपको पूरे टॉपिक कंप्लीट करने में। तो क्या है, अगर आप अच्छे से पढ़ो, एक प्रॉपर टारगेट बनाकर पढ़ो वीकली मंथली, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसी में ओम का नियम, भैया ओम का नियम आपको हाई स्कूल से ही पढ़ रहे हैं आप लोग, ओम का नियम, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं कैसे बताऊं, आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। इसी में हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो इक्वल टू रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, RA/L इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, R इक्वल टू होता है V/I, या B इक्वल टू IR ओम के नियम से, तो R इक्वल टू V/I होता है। ये सारी चीजें, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक है, ये विशिष्ट चालकता होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आगे भी पढ़ाता रहूंगा, जब तक है जान आगे होगा घमासान, ठीक है। चलो 16 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। ये सब हमारे थर्ड चैप्टर के टॉपिक हैं। अब आते हैं अपने इसी विद्युत धारा चैप्टर का एक टॉपिक है किरचॉफ के नियम। देखो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, अगर नियम है, जैसे केमिस्ट्री में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, इनको अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं भैया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है नंबरिंग में आगे चलकर। और इसमें फिजिक्स में आपका कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ऐसे ऐसे बहुत सारे नियम हैं। अगर इनको आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपको आगे प्रॉब्लम होगी। तो नियम आपको बिल्कुल से पढ़ लेना, ये ध्यान रखना। तो ये किरचॉफ का नियम जो है ये 5 नंबर में भी डायरेक्टली पूछा जाता है, या 1 नंबर 2 नंबर में भी ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम लिखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम लिखिए, ऐसे करके कुछ पूछा जाता है। तो चैप्टर 3 के इतने टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें भी एक नियम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम है भैया बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित इन्होंने एक नियम दिया जिसको हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लघुत्तरीय प्रश्न या विस्तृतरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। और इसी चैप्टर में एम्पियर का परिपथीय नियम भी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों नियम हमारे चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में और भी टॉपिक है, जैसे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इस चैप्टर में मैं और कुछ रिकमेंड अभी नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उससे कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, दिक्पात कोण, नमन कोण, ठीक है, उसको मैंने यहां पे नहीं लिखा, लेकिन उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 6 पे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पे। देखो इसमें अगर बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा स्पेशल है चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। देखो कुछ टॉपिक यहां पे हैं जो मिस हैं, ठीक है, वो मैं आपको चैप्टर्स में आगे आगे पढ़ाता रहूंगा, लेकिन जो भी टॉपिक यहां पे लिखे हैं वो भैया एकदम हाई फाई वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम रखते हैं, ये वो वाले टॉपिक हैं, ठीक है। इसी में हमारे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में। चुंबकीय फ्लक्स फिर से आ गया है, तो इसको आप लोगों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसी में अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसी चैप्टर में हमारे टॉपिक हैं। जैसे यार देखो
स्वप्रेरण है हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में, उसके बाद में अन्योन्य प्रेरण है। ये टॉपिक हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि चैप्टर 6 से बहुत ज्यादा स्पेशल थे, तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है। चैप्टर नंबर 7 पे अब हम चलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर, अल्टरनेटिव करंट चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी जान लो, ठीक है। देखो, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ, इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इनके फॉर्मूलों को समझना है, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये परिपथ जो है, सर्किट जो है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसी में हमारा वाटहीन धारा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर टॉपिक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 27 नंबर टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में। ऐसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, आखिर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, ये आपने हाई स्कूल में भी शायद पढ़ा हो और इंटरमीडिएट में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में। एक चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, मैक्सवेल का समीकरण पढ़ लीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में। मैक्सवेल का समीकरण डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत चैप्टर नंबर 8 में, ये भी काफी ज्यादा स्पेशल है। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर पढ़ रहे हैं और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको भी पढ़ लेना, ओके, ठीक है। अब हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जो टॉपिक थे वो यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर इन चैप्टर्स में कोई टॉपिक छूटा है तो उसको भी आपको जरूर पढ़ना है, लेकिन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे। यहां पे जो 32 नंबर टॉपिक है, ये चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर का है। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो है ये बड़े चैप्टर हैं, तो इसमें ज्यादा टॉपिक होंगे, तो क्लियर है। तो चैप्टर 9 में प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, इंटरमीडिएट में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए मेरे स्टूडेंट 33 नंबर टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। अब परावर्तन है भैया, तो अपवर्तन उनके भाई हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा साथ में, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, ये तो बहुत जरूरी है पढ़ना, प्रिज्म। और प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शायद, मैं याद दिला देता हूं, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला आपने अपवर्तनांक का पढ़ा होगा। यही फॉर्मूला आपसे कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के प्रिज्म कोण ए, अपवर्तनांक n और न्यूनतम विचलन कोण डेल m में क्या रिलेशन होता है, तो यही रिलेशन है इन तीनों में। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने को दिए जाते हैं, तो डोंट मिस दिस फॉर्मूला, ठीक है। 37 नंबर टॉपिक को देख लीजिए यहीं पे तुरंत। 37 नंबर टॉपिक, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, मतलब परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसके बाद में गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना, ये डेरिवेशन टाइप का टॉपिक है, तो इसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए 39 नंबर टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये भी डेरिवेशन है, हमारे किरण प्रकाशिकी में भी डेरिवेशंस हैं, जैसे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक डेरिवेशन टाइप का है, क्योंकि इस चैप्टर से काफी नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसमें टॉपिक भी ज्यादा होंगे। जो चैप्टर लॉन्ग होगा उसमें टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा जरूर होंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है, P इक्वल टू 1/f मीटर में, ऐसे मैंने कुछ बताया था आपको, 1/f मीटर में,
अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी चाहिए तो 100/f कर दीजिए, ये सब क्षमता होती है। आगे आगे मैं बताऊंगा आपको डीपली, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी डेरिवेशन है, इसको भी आपको इस चैप्टर में पढ़ के जाना है। फिर सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक, ये टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 9 यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से बहुत ज्यादा स्पेशल थे। कौन कौन से? देखो स्टार्ट कहां से हुआ, एंड कहां पर हुआ। देखो स्टार्ट हमारा हुआ था यहां से स्टार्ट हुआ 32 से, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ये सारे टॉपिक ध्यान से समझ लो, आजा भाई, ठीक है। तो 32 से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, यहां पे 32 नंबर टॉपिक प्रकाश का परावर्तन था, ठीक है। ये टॉपिक तो आपका स्पेशल है ही है, साथ में और भी, क्योंकि चैप्टर लॉन्ग है तो थोड़ा सा और टॉपिक इसमें था, देख लो ध्यान से। ये टॉपिक, ये भी हमारे चैप्टर 9 का ही टॉपिक है, थोड़ा ओपन नहीं हो रहा था इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, तो ये भी टॉपिक हमारे इसी चैप्टर का है। उसके बाद में ये टॉपिक भी हमारे इसी चैप्टर से है। चैप्टर नंबर 10 पे अगर हम आए यानी कि तरंग प्रकाशिकी पे, तो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। 44 नंबर टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का वेव वाला सिद्धांत यानी कि तरंग सिद्धांत क्या है। आप हाइगेंस का सिद्धांत ना पढ़े तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में तो आपने क्या पढ़ा, क्योंकि इनसे रिलेटेड दो डेरिवेशन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। देखो 5 नंबर में आते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये 5 नंबर में आता है। फिर ये दोनों डेरिवेशन जो आपको दिख रहे हैं ये 5 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और एक इसी से मिलता जुलता डेरिवेशन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं, नॉर्मल है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी में व्यतिकरण है भैया। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के प्रकार, ये भी डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। फिर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग ये भी काफी ज्यादा आता है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, ये भी टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 10 से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो चुका है, इतने टॉपिक आपको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेने हैं। चैप्टर 11 पे अगर हम लोग आए, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति इस चैप्टर का नाम है, और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, जैसे कार्य फलन क्या होता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है, या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन इसे बोलते हैं। देखो प्रकाश का विद्युत प्रभाव बोलिए या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलिए, दोनों सेम ही है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, मतलब जब किसी धातु पर आपतित प्रकाश, देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई धातु है, ठीक है, ये कोई धातु है। अब इसमें क्या होंगे भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, आवेश वाहक, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई प्रकाश इस धातु पर आकर गिरता है, तो उचित आवृत्ति का प्रकाश, जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तथा इस पूरी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और ये जो घटना है ये भैया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। मतलब जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के सतह पर आपतित होता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो कार्यफलन क्या है, देखो आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, वो उस पदार्थ का कार्यफलन कहलाएगा, ठीक है। बस ऐसे मैं बताऊंगा आगे आगे। तो ये हो गया। 54 नंबर टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये भी टॉपिक हमारे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 11 से पढ़ने हैं। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, ऐसे भी इसमें टॉपिक है, वो भी आप प्रिपेयर कर लेना चैप्टर 11 में, ठीक है। 12 नंबर चैप्टर पे चलते हैं। ये देखो परमाणु चैप्टर हमारा आ गया। इसमें हमारा है रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज। ये परमाणु चैप्टर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो भैया आप फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़े होंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की
खोज। 56 नंबर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक हमारे परमाणु चैप्टर में काफी स्पेशल है, मतलब इनको बिल्कुल मिस मत करना है। देखो जो टॉपिक 65 में टोटल बता रहा हूं ना, इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे टॉपिक बहुत स्पेशल हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लिया आपने। नाभिक चैप्टर में अगर बात करें हम, चैप्टर नंबर 13 की, तो इसमें अर्ध आयु क्या होता है इसको पढ़ लेना। अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, इसको पढ़ लेना। आगे और भी टॉपिक शायद होंगे। देखो ये नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये भी हमारे नाभिक चैप्टर में बहुत ज्यादा स्पेशल है। और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को आप पढ़ लेना चैप्टर नंबर किससे, चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक को अगर देखें लास्ट चैप्टर को, तो इसमें आपका 64 नंबर टॉपिक है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, इसको तो आपको जरूर पढ़ना है। और दो टॉपिक और भी हैं, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और एक आपका है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये टॉपिक भी आपको दोनों इस चैप्टर से पढ़ लेना है। तो टोटल 65 टॉपिक थे हमारे फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। तो मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मेरा कंक्लूजन यही है कि आप जो है पूरे फिजिक्स में इन 65 टॉपिक को जरूर पढ़ना। मैं ये लास्ट में कहूंगा कि इनको बिल्कुल मिस मत करना। बाकी के जो टॉपिक है उनको भी पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि उनको आप छोड़ दें, बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल से तैयार कर लेना, इससे आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए लोगों को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।